मानना है। एक्चुअली क्या है, आपको एक तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, श्रद्धा एक आदमी पे लेके जानी पड़ेगी। बिल्कुल इस वही पे जो 3 बातें बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने खड़ा होकर के, जी। मैं तेरी जमीन सुधार दूंगा, ठीक है, मैं तेरा उत्पादन बढ़ा दूंगा, चाहे 1 किलो बढ़ाऊं जी। मैं तेरा खर्चा आधा कर दूंगा। जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं आज किसान कार्यशाला के एक छोटी सी चौपाल में, अपने ही पैतृक फार्म पे। हम लोग बात कर रहे हैं कि गन्ने में विविधताएं हम कैसे लाएं, या गन्ने के साथ हमारा जो बेल्ट है वो गन्ने का बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। और गन्ना, वास्तविकता की बात तो ये है कि गन्ना हमें जिंदा रखे हुए है, गन्ना हमारा अस्तित्व है। गन्ना एक ऐसी फसल है जो बारिश, ओलावृष्टि, मतलब दुनिया की बाढ़, हर चीज को झेल सकता है और कुल मिला के आपको भूखा नहीं मरने देता। इसलिए हम गन्ने को कभी छोड़ भी नहीं सकते। मगर गन्ने के साथ साथ हम अगर कुछ और खेतियों पे ध्यान दें, कुछ विविधता लेके आए कृषि में, आधुनिकता लेके आए, या गन्ने को आधुनिक तरीके से करें, तो गन्ना हमें 2 से 3 गुना ज्यादा उत्पादन और 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा देके जा सकता है। बस हमें उस तरफ सोच लेके जाने की जरूरत है। उसी पे हम बात करेंगे। राहुल भाई, आप कुछ पूछ रहे थे मेरे से? हाँ, मैं यही पूछ रहा था कि ये जो आदमी, अभी हम परंपरागत खेती करते आ रहे हैं और सालों से। अपना परिचय भी दे दीजिएगा। मैं राहुल देसवाल और गांव मानपुर, जिला बिजनौर से हूँ जी। और मैं अभी खेती में बिल्कुल नया आया। इससे पहले क्या करते थे? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। ओके। और अभी मेरी थोड़ी रुचि इसमें थी खेती में, ताकि मैं देख पा रहा हूँ कि ज़मीनें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं और आमदनी का जो जरिया है आदमी का और कुछ है ही नहीं खेती का। ऐसा क्या कारण रहा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को खेती करने की जरूरत पड़ी? बस एक रुचि है आदमी की, जो मैं जैसे वीडियोज वगैरह भी देखता था, वो वही देखता था खेती वहाँ रह के भी, तो मुझे अच्छा सा हमारे डीएनए में खेती है। डीएनए में खेती है, बिल्कुल हम सब के जी। हम कहीं भी पहुंच जाए, हमारे डीएनए में खेती है। हम अमेरिका में भी रहेंगे ना, जी जी, तो घर आके बोलेंगे मम्मी चाय बना, मैं जरा खेत पे जाके आया, भले वो ठेके पे दे रखे तुमने। जी जी, हमारे डीएनए में खेती है। फिर यहाँ के मैंने एक यूनिट लगाई छोटी सी केचुआ खाद की। बहुत बढ़िया। कितने बेड हैं लगभग उसमें? मेरे पास उस टाइम पे 15 से 16 बेड मेरे पास हैं। तो मैं क्या चाह रहा था कि मैं उससे चाह रहा था कि मेरी जमीन थोड़ी मजबूत हो, रोग कम आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ओनली जैविक खाद डालने से रोग कम नहीं हुआ। तो एक चीज तो मैं ये, जैविक खाद से आपको दूध पीने से बुखार थोड़ी जाएगा। जी 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 वो एक अलग चीज है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट वो नहीं है। फिर मैं सोच रहा था कि जैसे गन्ना चलो ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन वो आमदनी नहीं हो पा रही जो हमें हर चीज पे अधूरा ज्ञान दिया गया। जी जी, ना तो खाद कंप्लीट बताए गए, ना मिनरल कंप्लीट बताए गए, ना खेती के तरीके कंप्लीट बताए गए। थोड़ा थोड़ा सब बता दिया और हमें भटका दिया जी। जैविक का ना किसी को पूरा पता है, पता है तो वो बताता नहीं, बताता है तो पीछे से कुछ ना कुछ छोड़ दे के पीछे से बोलता है कि भैया ये लेके जाओ। ऐसे रासायनिक खेती में हमें चीजें तो लाई गई, लेकिन उनके बारे में कंप्लीटली नॉलेज नहीं दी गई जी। जैसे किसी ने बताया नहीं कि बायोमास के साथ डालो। मेरे जैसे 12वीं पास फौजी के दिमाग में अगर ये बात आ सकती है कि 10 किलो डीएपी को 50 किलो बनाया जा सकता है, तो ये बात बाकी लोगों के दिमाग में भी तो आनी चाहिए थी। लेकिन इसको छुपा दिया गया जी। क्यों? क्योंकि हमें 50 किलो डीएपी डालना है, सामने वाले का फायदा कैसे होगा फिर? किसी भी क्षेत्र में अगर आप जागरूक नहीं हो तो आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। वो कोई भी क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, धर्म हो, कुछ भी हो, आपको ज्ञान नहीं तो बेवकूफ बना दो किसी का भी। कह दो यहाँ पेड़ पे भूत रहता है। अभी मैं इसी जगह की बात बताऊं जहाँ आप बैठे हो, यहाँ पे इसी गांव के लोग रात को 12 बजे के बाद नहीं आते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे कोई लेडीज रहती है और वो उठा के पटक देती है। मेरे को आज चौथा 5 साल हो गए भाई, मैं आता ही 12 बजे के बाद हूँ। जहां से भी मैं आऊंगा, कहीं से भी मैं आऊंगा, गाड़ी खड़ी करूंगा, खेत पे एक बार खड़ा होऊंगा 2-4 मिनट के लिए। और जैसे पानी काटना है, मैंने आपको पानी की महत्वता बताई थी, तो मुझे अगर ड्रिप बंद करनी है और रात को अगर 10 बजे लाइट आई है, तो मैं 2 बजे आकर के अलार्म भर के सोता हूँ और गाड़ी लाया और खड़ा हुआ और ड्रिप बंद की और फिर उधर जाता हूँ पैदल पैदल। फिर वहां से ड्रिप लॉक की और तब उसके बाद गाड़े। मेरे को आज तक किसी चीज ने कुछ नहीं कहा। या तो मैं गधा हूँ, या जो बाकी किसी ने उन्होंने सोचा होगा कि बेवकूफ ऐसे क्या मारना, छोड़। अब वो काफी लोग हैं इसलिए उनकी पिटाई करती होगी। मेरे को वो बेचारी कुछ नहीं कहती। वो है कि नहीं है मुझे नहीं पता। तो ये क्या है? ये भ्रम है जी, लोगों ने दिमाग में डाल, इल्यूजन। समझ रहे हो? आप थोड़ी देर आंखें खोल के देखो और ये सोचो ये पेड़ कहाँ पर है, पेड़ कहाँ पर है, तो आप देखोगे 12 से 10-12 मिनट के अंदर ये पेड़ कांपने लगेगा। ये इल्यूजन है। अंधविश्वास ही आपको मारेगा जब भी मारेगा। तो खेती में भी अंधविश्वास इतने फैला रखे हैं लोगों ने, सही गाइडलाइन नहीं। अरे भाई साहब पूछो मत, जितना अंधविश्वास खेती में इतना तो कहीं है भी नहीं। ये ताऊ जी यही बात पूछने बिजनौर चले जाए तो उनका कपड़े उतरवा देंगे, अभी इतनी दवाई उनके पास मिट्टी ठीक करने के चक्कर में। तो मतलब हमें चाहिए एक सटीक मार्गदर्शन। जैसे गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में बोलते हैं, गीता ज्ञानदाता अर्जुन को,
कि जब ये भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर तेरी बुद्धि एक परमात्मा में लग जाएगी तब तू योगी बनेगा। बिल्कुल। तो हमें वो एक मार्गदर्शन चाहिए कि हमें किसान ऐसा बनना है। एक्चुअली क्या है, आपको एक तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, श्रद्धा एक आदमी पे लेके जानी पड़ेगी। बिल्कुल जिस वही पे जो 3 बातें बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने खड़ा होकर के, जी, मैं तेरी जमीन सुधार दूंगा, ठीक है, मैं तेरा उत्पादन बढ़ा दूंगा, चाहे 1 किलो बढ़ाऊं जी, मैं तेरा खर्चा आधा कर दूंगा कि ठीक है भैया चल 1 साल तुझे भी दिया हमने। हमारे साथ आप कब से हो? मैं अभी लगभग 2-3 महीने से हूँ। उसमें कुछ चीजें आपने यूज की हमारी? अभी मैंने जो बैक्टीरिया आते हैं ये बेवजह, फंगस, हाँ फंगस है ये, स्प्रे वाला जो आपने हाँ, किया, तो वो मैंने यूज किया और मुझे काफी इफेक्टिव लगा वो। उसके बाद आपने उसको दोबारा स्प्रे नहीं किया? नहीं, वो मैं क्या था, उसको बैक टू बैक 10 डेज पे 15 दिन पे रिपीट करना था, लेकिन अगर मेरे आप पास नहीं, क्योंकि वो क्योर है, हाँ आपको अगर उसको क्योर करना है तो आपको उसको रेगुलर करना पड़ेगा जी, अगर छोड़ दोगे तो वापस से आ जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, पैथोजन ज्यादा है हमारी जमीनों में, रोग का प्रकोप ज्यादा है, तो इसलिए हमें कुछ दिन तक तो लगातार ही करना पड़ेगा। भट्टी खाद का यूज किया कभी? अभी भट्टी खाद का यूज नहीं किया, लेकिन आगे जब गेहूं की जैसे तैयारी है तो मैं चाहता हूँ आपको पता है आपके वर्मी कंपोस्ट क्यों काम नहीं कर रही? मुझे उसका एक रीजन है। जब वर्मी कंपोस्ट बनता है जी, तो ये नम होता है, मॉइस्चर होता है इसके अंदर। किसी भी मॉइस्चर वाली चीज में पैथोजेंस यानी कि फंगस आएगी, आप रोक नहीं सकते। हमने क्या करना है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद आधा लीटर लेना है भूप्रहरी, आधा लीटर लेना है भूमित्र, मतलब सारे प्रकार के मित्र फंगस, सारे प्रकार के मित्र बैक्टीरिया, दोनों को मिलाकर के इसके ऊपर छिड़क दिया आपने। छिड़कने के बाद इसको आपने बहुत अच्छे से, और इसके ऊपर 250 ग्राम, 2 बोरी के ऊपर 250 ग्राम गुड़ का पानी, इसको हाथ से मिला दिया और फैला दिया जमीन पे, और 5 दिन लगभग इसको सुखाया, बीच बीच में वो निकालते रहे उंगलियां इसमें। ये मेरा किया हुआ काम, ये इतनी तेज रिजल्ट देगा आपको खेत में डालने के बाद कि आप बोलोगे यार ये क्या था। करके देखना, भयंकर परिणाम है इसके। भट्टी खाद भी बना सकते हैं ना वर्मी कंपोस्ट? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल। और जैसे भट्टी खाद बनाए तो इसका ही यूज कर लें, भूमित्र। और देखो आप अगर 10 किलो डीएपी को 30 किलो वर्मी कंपोस्ट के अंदर डालते हैं और उसको मॉइस्चर दे करके इसी तरीके से पैक करके रख देते हैं जी, जैसे मैंने अभी बताया, इसी में बस ऐड करना है 10 किलो डीएपी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपको खुद हजारों वीडियो पड़ी हैं किसानों की, अद्भुत रिजल्ट है। किसी ने आज तक ही नहीं कहा कि मुझे भट्टी खाद ने रिजल्ट नहीं दिया। तो लोगों को हमने डीएपी बचा दिया, 50 किलो लोग डीएपी डाल रहे थे, उनको 10 किलो 15 किलो पे ले आए। एक त्यागी जी है, मेरी वीडियो सहारनपुर की देखी हो तो 15 किलो में उन्होंने खीरा करके दिखा दिया। उनके गांव में 2.5 बोरी डीएपी डाल रहे लोग, कहाँ 2 से 2.5 बोरी और कहाँ 15 किलो। भट्टी खाद के रिजल्ट हैं, बिल्कुल है। एक्चुअली ये करता क्या है, आपका जो रासायनिक खाद आता है जी, ये रासायनिक खाद बॉन्ड होके आता है केमिकल के साथ, डाइल्यूटेड मिनरल्स, एसिड्स और मिनरल्स ये आते हैं पैक होके। अब इसको खेत में आने तक हमने इसकी बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्डिंग को तोड़ना है बस। तो खेत मतलब जैसे आप उड़द लेके आए, कच्चे थोड़े खाओगे, बना के खाएंगे, उसको बना के पका करके खाना, उसकी बॉन्डिंग तोड़ना है उड़द की हमने बस, और आपको पच जाएगा वो। हम अभी कच्चा खा रहे हैं। तो हमने अगर इसको 10 किलो को लेकर के इसमें दिया तो गोबर की खाद के अंदर या वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो मित्र और सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं वो इसको नैनो पार्टिकल में तोड़ देते हैं, बॉन्डिंग इनकी तोड़ 10 × 10⁶, मतलब सीधा सीधा इसको जो है 3 से 5 गुना बना देंगे वो बड़े आराम के साथ। और दूसरी बात, अगर आप भट्टी खाद को किसी भी खेत में जड़ में देते हैं जमीन में, और आप अगर किसी भी तरह के साइड का प्रयोग नहीं करते, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, बीडीसाइड और फंगीसाइड, किसी भी तरह मतलब रासायनिक सिंथेटिक, और ऊपर से आप ये बैक्टीरिया का ही प्रयोग करते हैं, और नीचे से आप यूरिया डीएपी पोटास की भट्टी खाद बना के देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर एक अलग सेगमेंट है और पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड ये एक अलग सेगमेंट है। हमने दोनों को मिक्स कर दिया किसानों ने, तो हम इनके साथ में इनको भी जहर समझ बैठे। अरे भाई यूरिया डीएपी पोटास जहर थोड़ी ना है, मिनरल है यार, वो भोजन है पौधे का जी, उसको कैसे हटा सकते हो आप। उसको देने का तरीका जहर है, ओवरडोज जहर है, जैसे घी और बादाम ज्यादा खाओगे तो। हाँ, अगर आप इसकी बॉन्डिंग तोड़ के इसको दे रहे हो खेत में, अवशेष मुक्त करके दे रहे हो, नाम ही रेजिड्यू फ्री आ गया, रेजिड्यू फ्री। और जो बचा कुचा 2-4% रेजिड्यू है उसके लिए हमारे पास हम डाल रहे हैं ना बैक्टीरिया जमीन में, खत्म कहानी। अच्छा एक चीज बताओ, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स बो करके क्या तुम प्राकृतिक बैक्टीरिया से खेती कर पाओगे? शायद नहीं।
जंगली शेर को सर्कस में नचा लोगे या सर्कस के शेर को जंगल में? ना, दोनों बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगा। तो हम जो बीज बो रहे हैं वो GMO सीड्स हैं, वो प्राकृतिक है ही नहीं, नेचुरल है ही नहीं, वो बनाया गया है। उसकी जो डोज है वो रासायनिक है, मगर मैं रसायन दूंगा नहीं, क्योंकि रसायन मेरी जमीन और मेरे वातावरण, मेरे पर्यावरण, मेरे देश सबके लिए नुकसानदायक है। दुनिया भर के हम सब्सिडी गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं, 1-1, 1.5 लाख रुपए एक किसान पे खर्च कर रही सरकार। हमने गवर्नमेंट के बर्डन को भी कम करना है, सबसे बड़ी बात अपने बर्डन को कम करना है जो मेरे सर पे पड़ रहा है। 1250 का 1400 का कट्टा लेके आ रहा हूँ, 50 रुपए रिक्शा वाला ले रहा है घर लाने के। तो उसको अगर मैं 10 किलो पे लेके आ गया, अगर मैंने ये खेत में दिया और मैं जब इस गेहूं को लेकर के किसी भी लैब में जाऊंगा, तुम पढ़े लिखे लौंडे हो, कराओ इस बार टेस्ट, बताना उस गेहूं वाले को टेस्ट के बाद में, बोला भैया DAP डाला मैंने इसमें, आएगा ही नहीं कुछ, वो कहेगा ये भैया ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब इसके अंदर कोई किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया। अगर आप 19-19 वगैरह का भी स्प्रे करते हैं ना डायरेक्टली ऊपर से, और फूल आने की अवस्था से पहले कर लेते हैं, तो भी नहीं आता है। भ्रम, मेरे भाई खेती में बहुत भ्रम फैला रखे हैं, पागल बना रखा है लोगों को। फूल बनने की स्थिति से ऊपर मत करो, केमिकल स्प्रे आएगा ही नहीं उसमें, उससे पहले करो। 19-19 के असर को कराकर इसके अंदर जो 19-19 हम डायरेक्ट लेके आते हैं, इसके जहर को खत्म करना है, तो 1 घंटा पहले इसमें गुड़ मिला के रख दो। 5 किलो पे 1 किलो गुड़ का पानी घोल करके इसका जहर को खा जाएगा, कम कर देता है। तो मैंने महसूस करा ये चीज। तो मिथ जो खेती के हैं वो उन मिथ ने हमें बर्बाद किया हुआ है, हमें सही और सटीक मार्गदर्शन नहीं दे रहा है कोई। बिल्कुल। अब बात आती है, आपने पूछा था कि सही मार्गदर्शन क्या है। खेत की तैयारी मैंने वीडियो बनाई हुई है, कुछ नहीं करना है। गोबर की खाद, उसके बाद आपका गोबर की खाद कम है तो वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट लेना है तो 5 से 10 कुंटल के बीच में, डिपेंड करता है फसल कौन सी है। जिप्सम आपको डालना है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे गंधक मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, 5 किलो गंधक लेकर डाल दो, 60 रुपए किलो आती है। उसके साथ में नीलत होता अगर मिल जाता है तो एकड़ में 5 किलो डाल सकते हैं। अगर वो महंगा लग रहा है तो मत डालो, डाल दोगे तो अच्छा रहेगा। इन चीजों से अपने खेत की तैयारी कर दो। बुवाई पे आप माइक्रोराइजा दे दो, बीज को ट्रीट करके लगाओ। 14-14 दिन पे आप सारी फंगस, जो मित्र फंगस जितनी भी हैं, ट्राइकोडर्मा, पिपेरिया, बेसिना, मेट्राइजम, एनिसोप्ले, ये पैसिलोमाइसिस वर्टिसिनम लगानी, जितना भी है इनो के नो, आप इनका स्प्रे करते रहो। स्टिकर डाल के स्प्रे करो, दोपहर के बाद स्प्रे करो, 3 बजे से पहले स्प्रे मत करो। 3 बजे से पहले कोई खाद भी मत दो, कुछ मत करो। पानी भी दो तो कोशिश करो 3 बजे के बाद। सुबह 8 से लेकर 2 बजे के बीच में खेत में किसी भी प्रकार का पोषण वाला काम नहीं होना चाहिए, किसी काम का नहीं है वो। इसका लॉजिक ये है सर कि जब पौधा पे हम स्प्रे करते हैं तो एक तो सनलाइट, सन के अंदर एक आदत है कि ये किसी भी एनर्जी को सोखता है, उसकी आदत में शामिल है। तो आपने ये जो दिया है फूड, एनर्जी तो है, तो ये सनलाइट इसको ले जाएगी, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि पौधा जब हम देते हैं तो पत्ते के स्पोर हैं, ये जो पत्ते के स्पोर हैं, अभी जो पौधा दे रहा है, हम जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये दे रहा है हमें ऑक्सीजन, CO2 ले रहा है। रात को ये उल्टा करेगा। तो ये उल्टा होने का समय कब है? जब दोनों वक्त मिलते हैं शाम के, उस समय में ब्रीदिंग चेंज होती है। हम जब BPT दौड़ के आते हैं उसके बाद में हमारी ब्रीदिंग चेंज होती है, हम लोग रिलैक्स होते हैं, ज्यूराइंग करते हैं, अपनी ब्रीदिंग चेंज हो रही होती है हमारी। तो हमारा मुंह ज्यादा खुलता है कि नहीं खुलता है, हमारे नाक ज्यादा सांस लेती है कि नहीं लेती, हमारे लंग्स उस समय में ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं। पत्ते के ऊपर जो रोम छिद्र हैं, ये जब ब्रीदिंग चेंज होती है तो ये इनके जो छिद्र हैं ये डबल खुल जाते हैं, जितनी इनकी औकात है उससे ज्यादा। ये 2 वक्त होता है ऐसा, या तो मॉर्निंग टाइम, अब 4 बजे तो हम स्प्रे कर नहीं सकते सुबह के, और एक होता है शाम के वक्त। तो जब हम 3 बजे स्प्रे करेंगे तो 5, 5:30 तक हमारा स्प्रे खत्म होता है करके, और उसी समय में स्पोर धीरे धीरे चौड़े होने शुरू होते हैं। तो सारी दवाई डायरेक्टली पौधे के अंदर जाती है, जो हमारा एम है। इसीलिए स्टिकर का यूज किया जाता है, ताकि पौधे ने, कुदरत ने कभी स्प्रे का कोई शेड्यूल नहीं बनाया। मनुष्य ने मित्र कीट खत्म कर दिए, मित्र फंगस खत्म कर दी। अब उसको समझ में आया कि यार पत्ते पे स्प्रे नहीं करूंगा
तो फसल को नहीं बचा पाऊंगा। फिर उसने आविष्कार किया स्टिकर का। स्टिकर क्या करता है, पानी के घनत्व को तोड़ देता है, मॉलिक्यूल को इसके बारीक बना देता है, क्योंकि रोम छिद्र बहुत बारीक है, पानी घुसेगा कैसे, तो उसके सर्फेक्टेंट को, सर्फेक्टेंट ही बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसको वो पूरा तोड़ देता है इसके घनत्व को पानी के, और इतना बारीक बना देता है कि पत्ते के अंदर घुस सके। तो बिना स्टिकर के भी अगर आपने स्प्रे किया, कोई भी हो, ऑर्गेनिक हो या रासायनिक हो, वो उतना असर नहीं देगा जो आप सोच रहे हो, वो बाहर ही पड़ा रहेगा पत्ते के ऊपर। समझ में आया जी? इसलिए स्टिकर मिलाना जरूरी है। अब स्टिकर जरूरी नहीं किसी कंपनी का खरीदो, अपने घर पे 100 लीटर पानी पकड़ो, 20 से 40 किलो एलोवेरा के पत्ते कूट कर डाल दो, 2 किलो गुड़ डाल दो, और उसके अंदर ये अपना जो एनपीके आता है कंसोर्टिया, जो अपना हम लोग ये भूमित्र दे रहे हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन के एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्प्रिलम, ZMB, KMB, SMB सल्फर का है, जिंक का है, पोटास का है, मैग्नीशियम का है, और आपका डिकम्पोजर का है। ये 2 लीटर उसके अंदर डाल दो आप, तो ये 21 डेज में स्टिकर बनके तैयार है आपका। अब आप इसमें से 200 लीटर पानी में 4 लीटर डालो और अपने फसलों पे स्प्रे करो, गुड़ मिला करके आधा किलो गुड़, और बाकी जो आपको डालना है वो डालो। तो स्टिकर बन गया। अब या तो बना बनाया ले लो या घर पे बना लो। जैसे भूप्रहरी का अगर स्प्रे करना है तो न्यूट्रिशन के लिए इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं? जो मन करे वो कर सकते हैं, कोई सिस्टर कल्चर में कोई कानून नहीं। सबसे बढ़िया है सरसों की खली, इजिली अवेलेबल है। 2.5 किलो सरसों की खल 250 लीटर 200 लीटर पानी मिला के डाल दो, और उसी के साथ में इसको मल्टीपल होने दो। हाँ, जैसे अगर सिस्टर हम कल्चर बना रहे हैं तो उसी टाइम पे डाल दो, उसी समय इमीडिएट। 200 खल को भी ठोस मतलब ऐसे ना डाले, मतलब घोल के डाले, अद्भुत रिजल्ट है। 200 लीटर पानी में आपका भूप्रहरी बन गया, आपने उसके अंदर गुड़ डाल दिया और ये कंप्लीट हो गया। मतलब कंप्लीट होने से पहले ही 200 लीटर पानी, 2 लीटर वो आपका ये भूमित्र, 2 किलो गुड़, उसी के साथ में 2.5 किलो खल डाल दी। मन करा अगर है तो चावल डाल दिया, उसे चावल का मान, या लस्सी, छाछ, मट्ठा, जो व्हाटएवर जो आपका मन करे। और जैसे भूमि हमें पानी देना है, पानी के साथ हमें भूमित्र छोड़ना है। हाँ, तो जैसे कच्चा गोबर हमें डालना है तो उसमें डाल दो। बिल्कुल उसी में डाल के चलाओ ना, बैक्टीरिया जो भी हमें डालना है, बैक्टीरिया ही तो है। हाँ। एक शंका मेरे दिमाग में आ रही है कि क्योंकि हमने स्प्रेयर लगा रखा है, हम तेल का उत्पादन करते हैं, तो इसमें बताओ अंकल जी, आवाज ये दे दो। हमने स्प्रेयर लगा रखा है, हम तेल का उत्पादन करते हैं, फिल्टर सब पैक करते हैं। तो जो है हम वेस्टेज खल जो है वो अपने खेत में डलवा दें। जो खराब खल होती है, जो गाद की खल होती है, वो हम खेत में डलवा दें अपने। तो हमने ये देखा, जबकि उससे फसल तो काली रहती है, लेकिन हम देखते हैं कि आज अगर हमने डाली और शाम को जब ओस पड़ जाएगी तो अगले दिन उसके ऊपर फंगस नजर आएगी। तो वो तो मित्र फंगस है, दिक्कत क्या? अच्छा, वो मित्र फंगस है, बस नहीं यही तो काली कैसे होगी फसल? तो यही तो अर्ध ज्ञान है हमारा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नहीं अर्ध ज्ञान नहीं है, किसी ने बताया नहीं जी। होता क्या है कि आपके खेत में पौधे की जड़ें हैं ना, जैसे ये ले लेते हैं अभी, ये पौधे की जड़ हो गई जी। इसके ऊपर कुदरत ने जी ट्राइकोडर्मा, जी, हर्जिनियम और विरिडी को भेजा है बैठने के लिए जी, कि भाई तुम जाओ और ध्यान रखो। जैसे हम यहाँ बैठे, अगर हमें अभी उठ के चले जाएं तो कुछ आवारा टाइप के लोग यहाँ पे सुलभे गांजा पीने कुर्सियों पे आकर बैठ जाएंगे जी, या कुत्ते बिल्ली आकर बैठ जाएंगे या चिड़िया बैठ जाएंगी, मगर हम जब तक बैठे तो हम मित्र हैं वे दुश्मन है। आपके खेतों में हमने क्या किया है, ये रासायनिक फर्टिलाइजर डाल डाल के इनकी अधिकता कर करके, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड डाल डाल के मित्र फंगस और मित्र बैक्टीरिया खेतों से गायब कर दिए। अब खेत में हम जो भी पोषण डाल रहे हैं जी, उसको दुश्मन खा रहे हैं, मित्र है ही नहीं, तो बढ़ेगा कौन, मित्र या दुश्मन? दुश्मन। इसलिए रेड रोड और ये दुनिया भर की बीमारी आ रही है। जैसे ही मित्र बढ़ेंगे जी, ये बीमारी आनी ऑटोमेटिक बंद। एक टाइम ऐसा आता है खेती में जी कि आप केवल 20 किलो कच्चे गोबर से खेती कर जाते हैं, 100 कुंटल करना करता है और कीड़ा नहीं आता, पास वाले का टॉपर लगता है, उसी वैरायटी में आपका टॉपर नहीं आएगा। पूरा कोरोना निकल गया, इतने साल मुझे कैमरे पे देखते हो गए, मैं कभी सुना है राहुल भैया बीमार है? मैं डेली 365 दिन रेगुलर चल रहा हूँ इसी तरीके से, लगभग 5 से 8 घंटे बोलता हूँ एक दिन में। इम्यून पावर आपकी मजबूत है। तो वहीं पे मेरा छोटा भाई तीसरे दिन बीमार रहता है, हर महीने 5-7 हज़ार रुपये डॉक्टर के देता हूँ उसके। इम्यून पावर
एक ही माँ से पैदा हैं दोनों। तो आपके खेत की इम्यून पावर कैसे बनेगी? जब तक आप ऑर्गेनिज्म जो अपना है, ये ऑर्गेनिक सिस्टम, जैसे आपका गोबर की खाद हो गई जी या अवशेषों को खेत में मिलाना हो गया, ज्यादा से ज्यादा कबाड़ जितना खेत में रखोगे अच्छा उतने खेत बढ़िया बनेंगे। आप ये बताइए कि सामने ये पौधे खड़े हैं अभी हमारे, जी 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 इनमें खरपतवार भी हैं और पौधे भी हैं, जी तो ये क्या इनकी बढ़वार अपने आप में, खरपतवार भी एक सुंदर तरीके से खड़ा है और पौधा भी अपने सुंदर तरीके से खड़ा है, जी हम इसमें क्यों नहीं फॉलो होने देते ये चीज? कुदरत ने अगर आपके साथ में कोई फसल पैदा की है ना, जी तो उसके साथ में उसके समकक्ष खरपतवार भी पैदा किए हैं, जी की है जो नीचे से जमीन के अंदर से माइक्रोन्यूट्रिएंट को लीच करा के ऊपर लेके आते हैं खींच के। हमारे 30% ही खरपतवार ऐसे हैं जो हमें नुकसान देते हैं, 70% खरपतवार किसान के फायदे के हैं। मैंने इस बार अपनी पेड़ी में जी खरपतवार नियंत्रण नहीं किया, जी ये देखने के लिए कि देखते हैं होता क्या है। जी तो जब वो किसान आए थे रही वाले, तो घुटने बराबर घास थी, जी गन्ना भी टॉप खड़ा। वो कह रहे जी घास भी इतनी है और गन्ना भी बढ़िया खड़ा है, ये क्या सिस्टम है? अभी मैंने जब सितंबर के महीने में जाके देखा तो घास ही नहीं है और ये खत्म हो गई वो। तो मैं गधा हूं अगर मैं वहां पे हर्बिसाइड मारता हूँ तो। हाँ बेल है, मैनुअली उखाड़ो उसको, हाँ बेल तो खड़े। स्प्रे मारने के बाद भी बेल आती है, हाँ फिर क्या फायदा मुझे जहर डाल के खेत में, और जो डाल रहे हैं उसको कैंसर होगा। ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। आने वाले समय में अगर हम नहीं सुधरे, आपको पता है हमारी जनसंख्या 200 करोड़ के आसपास हो जाएगी 2030 में, जी और हमारे पास भोजन की स्थिति ये है कि हम 33% डाउन चले जाएंगे एग्रीकल्चर में 2030 तक, अगर इसी ढर्रे पे लगातार बने रहे। तो यहाँ पे फूड क्राइसिस आएंगे, जैसे भैया झेलेगा कौन? हम लोग। जैसे तो अभी से सुधरना पड़ेगा। जैसे 238 गन्ने में बहुत ज्यादा अभी रोग आया हुआ है, छोड़ दो उसको, वैरायटी चेंज करो थोड़ी सी, थोड़ी वैरायटी। इसको थोड़ा बीज के लिए रहने दो, 10-20 मेढ़े अपने पास, खत्म कभी मत करो। हाँ 10-20 मेढ़े रहने दो, और उसको एक और ऊपर की 5 पोरी भिगो के बढ़िया करके ट्रीट करके दना दनी स्प्रे, चाहे हफ्ते में एक बार मारना पड़े, मतलब इसको संरक्षित रखो वैरायटी को। ज्यादा नहीं, इतनी के 5 बीघे बॉस को, 5 बीघे के लिए कितने गन्ने चाहिए? 150 मेढ़े चाहिए आपको बस, तो 150 मेढ़े रखो अपने। नहीं जैसे अगर उसकी पेडी मतलब नहीं रोकनी चाहिए फिर, है ना? देखो रोकनी चाहिए, अगर उसमें गैप है और हम लास्ट तक स्प्रे कर सकते हैं तो। हाँ वो 4.5 फुट पे वही हुई है, आखिरी दिन तक इसको 9 फीट पे लेके जाओ, अगर कोशिश करो कभी। 9 फीट पे 2 लाइन अच्छा ट्रेंच लगा दिया, और ट्रेंच में एक तरफ इधर 1.5 फीट पे और 1.5 फीट पे इधर, लेकिन जिगजैग आमने सामने नहीं, तो 4.5 ही माना जाएगा। इसको इधर कर दोगे तो 4.5 पे सिंगल या 9 फीट पे डबल। 9 फीट पे डबल वाले में बीच में अदरक लगा सकते हो। अच्छा इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? पत्ते से पत्ता टच ना हो। गन्ने की जो खाना खाने वाली जड़ें हैं, जो हमने 2 लाइन लगाई, ये 2 लाइन लगाई, फिर 9 फीट, फिर 9 फीट छोड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ अभी, हमने एक ट्रेंच खींचा 2 फीट चौड़ा और 10 इंच गहरा। उसके बाद उस ट्रेंच की भी खुदाई होती है, जो हम कभी नहीं करते। हम कल्लर जमीन पे गन्ना रख देते हैं, जबकि होनी उसकी भी खुदाई चाहिए टिलर से। तैयारी में समय लगता है ताऊ जी, एक दिन में गन्ना नहीं बो सकते आप, हफ्तों लगेंगे गन्ना बोने में। पहले उसके अंदर गोबरी खाद पड़ेगी नालियों में, वर्मी कंपोस्ट पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर स्प्रे होगा इसका कल्चर का, एकदम साफ सुथरे तरीके से, सात्विक तरीके से। फिर हम उसके अंदर कल्टीवेट करेंगे। जो कल्टीवेटर होता है उसके साइड वाले दोनों निकाल देंगे, बीच वाला रख देंगे। हाइड्रोलिक नीचे करेंगे तो खेत के लेवल में आ जाएगा, और वो लगभग 4 से 6 इंच नीचे वाले को उसको खोद देगा और गोबरी खाद को ये हो जाएगी। हाँ फिर कल्टीवेटर चलेगा तो तब उसमें आप गन्ना रखो, कहीं ट्रिलिंग की दवाई लेने नहीं जाना पड़ेगा। अब कल्लर जमीन पर गन्ना रखे तो ट्रिलिंग की दवाई तो मांगोगे इन जड़ें बढ़ेंगी कहाँ? अर्ध ज्ञान नुकसानदायक है। अच्छा जैसे और क्या क्या फसलें ले सकते हैं? जैसे अदरक हो गया। अदरक सबसे बेस्ट आज की तारीख में अदरक है। अच्छा कितने महीने? 2.5 फीट का बेड बनाइए 9 फीट के बीच में, भले आपको मैनुअली मिट्टी चढ़ानी पड़ जाए। अच्छा लेकिन अदरक जितना पैसा देगा उतना गन्ना भी नहीं देगा। तो अदरक पे हमने क्या करना है, जैसे अब मार्च लास्ट में हमने अदरक बो दिया, बेड बना लिया 2.5 फीट चौड़ा, और हमने केवल इस पे 2 ही लाइन रखी। अच्छा 6-6 इंच पे लाइन से लाइन 8 रख सकते हो, 16 इंच पे अदरक, और बाकी 6-6 इंच पे। अच्छा पौधे से पौधे, पौधे से पौधा 6 बाई 8, बहुत शानदार 48 स्क्वायर इंच हो गया। ये बहुत सुंदर अदरक बैठेगा। अभी आपको अदरक दिखाऊंगा मैं लाइव। अच्छा खड़ा है यहीं पे,
सारे मिथ तोड़ रहा हूँ मैं खेती के। लोग बोलते बिजनौर में अदरक नहीं हो सकता है। मेरे को चैलेंज किया था किसी ने, और भाई को मैं तीसरी वीडियो में बोल रहा हूँ, आ जा और देख ले ये अदरक खड़ा है बिजनौर। पागल फौजी से पल्ला पड़ा है तुम्हारा। कुछ भी हो सकता है, हम लोग बोलना नहीं चाहते। हरामखोरी हमारे ब्लड में आ गई, हमें इजी चाहिए कहीं से भी। ऐसा नहीं होता भाई, फौज में नौकरी करनी बेटे तो तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो घर जा अपने पेंशन लेकर और अपने घर पास। ये तो थोड़ा भैया पास तो करनी पड़ेगी। तो ये जो आपने लिया, अभी हम इसकी गन्ने की बात कर रहे थे, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप टिलर की दवाई ला रहे हो, तो 9 फीट पे आपने ये लिए, 2 लाइन ले लिया आपने, तो उसे भुरभुरी मिट्टी मिलेगी, सीधी सी बात है, हल्का पानी और बीच में से फसली। तो हम क्या करेंगे, अदरक लगाएंगे। जैसे अदरक जब हम लगाएंगे तो अदरक के साथ में हम धनिया भी खेर देंगे। अच्छा, धनिया का रेट 150 रुपए केजी आता है। अप्रैल के महीने में धनिया लेना जाना राहुल, सही बात। औकात से बाहर है हम जैसे आम आदमी की। देने का ही ना, वो 5 रुपए का एक कुछ ऐसी दे जरा सा पेड्डा। तो धनिया मेरे यहाँ फ्री में होगा उस समय पे। अदरक जमेगा 20 दिन में जाकर के, और 20 दिन में धनिया हो जाएगा इतना बड़ा। एक मारूंगा दूध का स्प्रे उसके ऊपर, हल्दी वाला 60 दिन ऊपर आएगा। और जो धनिया खाएगा उसे कहूंगा ऑर्गेनिक लेके जा, बाजार में 70 है, तो मुझे चल 70 ही दे दिए, मेरे यहाँ से ले जा। किसको पसंद नहीं है ऑर्गेनिक चीज? तो धनिया फ्री में मिल गया। और धनिया अगर तुमने सही से कर लिया, 50,000 का धनिया कहीं नहीं गया 1 एकड़ में। तो गन्ने और अदरक की लागत तो बाहर आ गई धनिया से। उसके बाद मेरा अदरक, अब अगर हम कॉमनली अदरक बोते हैं पूरे खेत में, तो अदरक निकलता है 100 कुंटल। 1 किलो का 10 किलो होता है। अच्छा, ऐसे लगभग अदरक लगेगा हमारा ये 9 फीट में 4.5 से 5 कुंटल के आसपास। तो हमारा निकलेगा 50 कुंटल अदरक। हाँ, 10 गुना। अप्रैल में हमने बो दिया, मार्च में, और इस समय में इसकी खुदाई चालू। अगर रेट आ रहे हैं तो खोदो, वरना अदरक खराब नहीं होता, जमीन में पड़ा रहने दो। कुछ नहीं होगा, उसे छेड़ो मत, अपना गन्ना काट के निकाल लो बाहर, बीच में फेंक दो। तो अदरक मरे से मरा अदरक इस समय जो रेट है वो 60-70 का है। थोक की बात कर रहा हूँ, बाहर तो बहुत महंगा है, ठेले पर तो ठीक डबल 120 का है। मैं थोक की बात कर रहा हूँ, तो हम 50 का रेट मान लेते हैं एवरेज, और 20 रुपए नीचे आ जाओ, यानी कि 5,000 रुपए कुंटल। मेरा 50 कुंटल निकला, 2.5 लाख का निकल गया। खर्चा कितना आया? 50,000। 1 एकड़ का 50,000 का खर्चा, 1 लाख का खर्चा अगर हम कंप्लीट अदरक बोते हैं तो, और गन्ने में बोते हैं तो 50,000 रुपए। 2 लाख रुपए अदरक छोड़ गया भाई तुझे। अब गन्ने को तो देखेगा गन्ने की तरफ, 50,000 तुझे धनिया छोड़ गया। तो जरूरत है मुझे गन्ने की? अब गन्ना मेरे लिए शौक है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ पर दूसरों काट के खिला दे। अब ये जो गन्ना है 9 फीट पे, अगर इस गन्ने को तुमने ध्यान दे दिया और इसमें हर 15 दिन में एक ड्रिंचिंग करवा दी, ये जो मैंने आपको बताई अभी सरसों के खल और गोबर वाली, खेती पागलपन से होती है और मोहब्बत से होती है, जज्बे से। पर आपने अगर ये चीजें करी और जो हम गाइडलाइन दे रहे हैं, जैसे गन्ना गुरु का आपने सही समय पे यूज किया, उसके अलावा आपने कई ऑर्गेनिज्म हम आपको बताएंगे, वो आपने अगर खेतों में चलाए, यही अपने घरेलू, तो ये गन्ना भी मरे से मरा यार 1.5 किलो का गन्ना तो हो ही जाएगा। हमने इसको 4.5 किलो तक कराया नरसिंहपुर में। अब 1.5 किलो मान लो, छोड़ दो, मैं तो सीधा 30% पे आ जाता हूँ। क्यों ताऊ जी? 9 फीट पे 1.5 किलो गन्ना होने का? बिल्कुल हो जाएगा। 1.5 किलो का तो जो है 4.5 फीट पूरा, 1.5 का मान लो। चलो, गन्ने कितने हैं टोटल मिला के? 48,000। चलो 8,000 मान लियो, हमने मर गए। 40,000 गन्ने बचे हमारे खेत में लास्ट में, क्योंकि ऐसे करके 6,500 भिर रहे आएंगे जब हम खेत में नापेंगे। 4.5/1.5 हो गया ये, क्या इसको 9/1.5 का? बात एक ही है, वो 2 लाइनों को हमने मिला दिया सिर्फ। तो हमारे गन्ने बैठते हैं इसमें 40,000। एक गन्ना 1.5 किलो का, टोटल एवरेज 600 कुंटल प्रति एकड़। 600 कुंटल का मतलब है 400 गुणा 600, 2.5 लाख का गन्ना बाहर। इस गन्ना को बोने की लागत काट दो आप 70,000, ये 1 लाख काटो सीधी कि भैया लेबर उबर लगी, सब 1 लाख काटो, 1.5 लाख ये दे गया। मेरे पास एक ऐसा नौजवान किसान आ जाए ना, जो ये कहे कि भैया मुझे 8 घंटे ड्यूटी चाहिए और 2 एकड़ जमीन है मेरे पास, मैं
तुम्हारे जैसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फेल कर दूंगा इनकम के मामले में। वो बंदा बशर्ते मेरे कहने से काम कर ले। बाउंड्री पे सब्जी वाला केला लगाओ और उस केले के नीचे हल्दी लगाओ 2 लाइन, तो 20,000 की हल्दी भी निकल जाएगी और कम से कम 20-30,000 का केला भी निकल जाएगा भाई साहब। 30 रुपए का रेट है कच्चे केले का सब्जी में। थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो, सब कुछ हो मेरे पास। बाउंड्री पे गेंदे का फूल लगा दो, 2 काम करेंगे। एक तो सारे कीड़ों को बाहर रोक लेगा, एक वायरस नहीं आने देगा, नीमाटोड को नहीं आने देगा। और 70 रुपए किलो जा रहा है, वो भी पानी फुहारा मारा हुआ। पहले तो तुम्हें पता फूल वाले क्या करते हैं? मेरे एक दोस्त का फूल है, कल बताने नहीं चाहिए लेकिन अब ये वो गलत करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। वो पहले पानी का स्प्रे मारते हैं उसके ऊपर। मैं बोला तू क्या स्प्रे कर रहा है? और बोला यार साला मैं कह दूं सूखा फूल। हम लोगों ने बदमाशी करी जब हम छोटे थे ना, 12th के आसपास में, तो हम लोग क्या करते थे, अपने खर्चे के लिए गन्ने में तो पैसा मारते थे। तो जो गन्ना की बुगी होती थी उस पे हम 50 बाल्टी पानी डालते थे कम से कम। सारे लड़के मिलकर दावत लेनी है, तो भैया वो ट्यूबवेल पर रोक ली और कम से कम गन्ने के अंदर 50 बाल्टी आराम से फंस जाती है पानी की ट्रॉली पे। हमने फंसाई है, अगर पत्ती लगी हमने फंसाई अंकल जी। और 50 बाल्टियां कितना पैसा हुआ वो हमारे जेब में, दावत मारते थे आराम से। तो ये सारे उत्कर्म किए हुए हैं। हालांकि ये गलत चीजें हैं, लेकिन अब ठीक है, दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी सही नहीं है। वो जो मिल मालिक था वो भी तो हमसे बदमाशी कर रहा था, तो हमने उससे कर दिया, तो क्या दिक्कत, हम तो किसान हैं। तो अगर हम इस तरीके से व्यवस्थित खेती करें, बैंगन लगाएं बीच में, डंडे लगा करके तोरी लगाओ आप। एक फौजी है अपना लखीमपुर खीरी में, हरप्रीत सिंह, अच्छा, मेरे साथी, उन्होंने क्या किया हुआ है, 9 फीट पे बीच में बेड बना के लहसुन लगाया हुआ है। लहसुन निकाल करके वो अदरक लगाएंगे। भाई अक्टूबर में लहसुन लगा दो तो मार्च में आपका अदरक ये निकल के खत्म। और उसी बेड को बिना छेड़े, केवल मेंटेनेंस करके उस बेड का, वो बेड को नहीं छेड़ना, वो पोर्सिटी बन गई आपकी, मैकेनिकल ऑर्गेनिज्म तैयार है उसके अंदर। केवल वर्मी कंपोस्ट या जो भी खाद पानी डालना भट्टी का डालो और इसको थोड़ा थोड़ा वो करवा दो आप। पावर टिलर आते हैं ना छोटे वाले, उसको चला दो धीरे धीरे इसके ऊपर, या खुरपा फावड़ा जैसे भी आप कर लो इसको। और लहसुन निकालने के बाद कम से कम 10 से 12 कुंटल लहसुन भी आ जाएगा भाई साहब। और लहसुन का क्या रेट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्याज कर लो, दिसंबर में प्याज लगा लो इसमें आप। 2 लाइन लहसुन की, 1 प्याज की, 2 लहसुन की, 1 प्याज की, 2 लहसुन की, 1 प्याज की। दोनों के दोनों मार्च में खत्म हो जाएंगे जी। 9 फीट पे तो कर पाओगे। गेहूं लगा लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि खाने लायक गेहूं नहीं है घर में, तो 9 फीट पे बीच में गेहूं बो दो। गन्ना अक्टूबर में गेहूं बो दो। ट्रेंच में जो मन करे वो करते रहो, ट्रेंच में पानी देते रहो गन्ने को, तुम्हें जरूरत भी नहीं है गेहूं के पास जाने की। उसके बाद उसके अंदर अदरक लगा दो। धनिया हो गया आपका, नवंबर में अदरक खत्म। उसके बाद बेड को रेस्ट करने दो, खाद पानी डालो उसके अंदर और उस बेड को वापस से गन्ने की पत्तियों से ढक दो। तो बेड जो है आपका मार्च तक रेस्ट करेगा। और रेस्ट करने के बाद इसमें फिर अदरक लगा दो, क्योंकि अदरक जो है ना 1 साल लगा के अगले साल फिर उस खेत में होता नहीं। अच्छा, ताकत बहुत चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, मार्च में खोदेंगे और अप्रैल में अदरक लगा देंगे, नहीं होगा। जब वो नवंबर में निकल जाएगा तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने जब ये बेड रेस्ट में रहेगा और हमने इसके अंदर माल डाला है खूब, चूना डालेंगे हम उसके अंदर, सरसों की खल डालेंगे उसके अंदर, बैक्टीरिया उसके अंदर खूब बेड के ऊपर डालेंगे, ड्रम के ड्रम भर के छिड़केंगे और 4 महीने उसको बोलेंगे बेटा रेस्ट करो, आप आराम से रिलैक्स करो, तो फिर वो नई स्फूर्ति के साथ उठेगा। ये ट्रिक कर रखी है पूरी। फिर दोबारा से अदरक चालू हो जाएगा हमारा। इस खेती में क्या समस्या? हरी मिर्च तो हमने भी की है, हरी मिर्च भी हो जाएगी। और बहुत अच्छा जो बेड का ढलता हुआ किनारा है उसमें 1-1 फीट पे हरी मिर्च लगा दो आप अदरक के साथ, वो भी हो जाएगी। आपको ब्रह्मास्त्र हमने दे दिया, भूमित्र और भूप्रहरी, चला जाओ दबा के स्प्रे करे जाओ। किसान के घर में फैक्ट्री होना जरूरी है, ना कि हमारा बोतलें लेकर के भला होना है कहीं से। हम बोतल घर में कैसे बना पाए उस पर काम करना है। अभी कई सवाल क्लियर हो गए। अब अगला सवाल पूछो। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे बिजनौर में केला भी सफल है। ये खड़ा तुम्हारे पीछे, सफल की क्या बात है? अच्छा, 20 आप देख के आए मेजर साहब, 20 मीटर पे है। अभी दिखाऊंगा कि अदरक भी दिखाऊंगा, हल्दी भी दिखाऊंगा, केला भी दिखाऊंगा, तीनों दिखाऊंगा। यही
हाँ, बस मेन चीज तो हमारा यही था कि गन्ने के साथ हम और क्या फसलें ले लें, तो वो आपने बता ही दिया कि ये गन्ने के साथ केला भी ले सकते हो, लेकिन 1 साल होगा बस, फर्स्ट ईयर। आगे फिर गन्ना धीरे खत्म कर दो तो अपना फिर केले को फिर क्या करो, अगले साल केले में अदरक ले लो, हल्दी ले लो, हल्दी ले लो, अदरक ले लो, दोनों ले लो, केले में बहुत शानदार होंगे। केले को 8 फीट पे लेके जाओ या 9 फीट पे लेके जाओ, 9 बाई 4.5 पे केला लगा दो आप। अच्छा, लाइन से लाइन 9 फीट और केले से केला 4.5, और बीच में अदरक लो, धनिया लो, वही सेम चीज जो गन्ने में ले रहे थे। बेस्ट है। पढ़ी लिखी बुद्धि से खेती करो, धुआं मचा के फेंक दो बिजनौर के अंदर, सब कुछ पॉसिबल है। मेरे जैसा आदमी कर सकता है, तो तुम तो मुझसे 20 गुना ज्यादा पढ़े लिखे हो। नहीं, अनुभव नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे का फायदा नहीं हो रहा ना कुछ। हाँ। जो सामान हो तो ही मरा जाएगा। बस वही चीज है, वो अभी जो सॉल्यूशन मरज काटने का सोल्यूशन तुम्हारे बता दिया मैंने। मित्र भूख रही जब तक आप माइकोराइजा और सारे मित्र फंगस और मित्र बैक्टीरिया यूज नहीं करोगे, जीवन में भी अच्छी खेती कर नहीं पाओगे। लोग तुम्हारा बेवकूफ बनाएंगे, खाली अपने प्रोडक्ट बेचेंगे तुम्हें। जी, होता ही आ रहा है ऐसा। अगर ये लोग सही काम करते तो मेरे जैसे फौजी को क्या आने की जरूरत थी यहाँ। मगर भारतीय सेना हर जगह पे कामयाब है। भाई तुम नहीं कर रहे तो ठीक है, अभी इंडियन आर्मी खेती कराएगी, चलो ठीक है। इतने सारे फौजी काम कर रहे हैं इस समय ना खेतियों में। मैं पूरी टीम फौजियों की जोड़ रहा हूँ, हर जिले में सारे प्रतिनिधि फौजी पकड़ रहा हूँ। सेना डिसिप्लिन में काम करती है। तो बंदा बिल्कुल, मगर भैया तुम मेरी जो बातें हैं ये लोगों तक पहुंचाओ। तेरे घर का चूल्हा मैं बुझने नहीं दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। बस तू काम कर, मेरी विचारधारा को थोड़ा लोगों तक पहुंचा। आ रहे हैं लोग, जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। कई 100 फौजी हैं मेरे साथ, अधिकारी हैं जिनमें बड़े, ब्रिगेडियर साहब, मेजर जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी हैं जो खेती कर रहे हैं। बड़े खुश होते हैं। आज आने वाले थे लेकिन किसी काम में बिजी हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल साहब वो कह रहे थे यार मुझे 500 एकड़ में करना है। हमारे आर्मी के भी रेजिमेंटल सेंटरों की कुछ जमीनें होती हैं, अच्छा, पैतृक, आप लोगों को नहीं पता होगा, तो उनमें सेना खेती करती है। अच्छा, तो उसमें मैं अगर ऐसे में अपनी गाइडलाइन दे पाऊँ तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है मेरा। हम बोला यार तुम्हारा सिस्टम देखा, मजा आ गया मेरे को भाई, मुझे खेती करनी है। हम तो 40 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। अब सेना मेरे होते 40 लाख रुपए खर्च करेगी कहीं फर्टिगेशन में, तो लाना था मेरे ऊपर। मैं बोला सर 40,000 का काम है, कुछ मत करो, ड्रम बना कर रख लो खेत पे, बस दनादन इसी में खेती हो जाएगी। तो माइकोराइजा, मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया, कच्चा गोबर, सरसों की खल और गुड़, ये मेरे हथियार हैं जी। और चावल का मांड। ये माइकोराइजा माइकोराइजा एक प्रकार की फंगस होती था जी, वो वीडियो में फिर दोबारा से चलो फिर बता देता हूँ। ये 5वीं वीडियो है 1 महीने के अंदर अंदर माइकोराइजा की। माइकोराइजा क्या होता है कि मित्र फफूंद है। माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा का मतलब होता है जड़, फंगस वाली जड़ बोलते हैं इसको। तो ये पौधे के जैसे ये पौधा है, तो जब पौधा पैदा होता है, नेचर किसी भी पौधे को जन्म देती है, उसके साथ में माइकोराइजा को पैदा करती है। जब माइकोराइजा पैदा होता है इसके साथ में, तो माइकोराइजा जड़ों के ऊपर बैठता है और जड़ों को आगे बढ़ाता रहता है। अगर जड़ नहीं बढ़ती तो माइकोराइजा खुद की जड़ निर्मित करता है। अगर मेन रूट काम नहीं कर रही तो माइकोराइजा अपनी जड़ पकड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं माइकोराइजा का काम क्या है, कि मुझे ये राहुल से डायरी चाहिए, मैं जड़ हूं, मेरा खाद वहां पड़ा है राहुल के पास ही डायरी, अब वो मेरे तक कैसे आएगी? तो राहुल क्या करेगा, इनको पकड़ा देगा, ये लंबा हाथ करके मुझे दे देंगे, ये माइकोराइजा है। बदले में माइकोराइजा क्या लेता है कि पौधा जब भोजन करता है, खाता है, तो वेस्टेज भी जरूर निकलता है। तो इसकी जड़ों से शर्करा के रूप में कुछ भोजन निकलता है, वेस्टेज, वो माइकोराइजा का भोजन है। कुदरत ने बड़ा सटीक सिस्टम बैठाया हुआ है, अल्लाह हमने उसमें उंगली कर दी उस सिस्टम में। तो वो क्या करेगा माइकोराइजा, ये भोजन को खाएगा। जब माइकोराइजा इस भोजन को खाएगा तो बदले में माइकोराइजा इसको जड़े देगा। तो ये 50 गुना जड़ें बढ़ती हैं पौधे की। मतलब जैसे आदमी की दाढ़ी और वहीं पे उल्टी औरत को खड़ा कर दो और उसके बाल, इतना अंतर आ जाता है बिना माइकोराइजा और माइकोराइजा वाले पौधे की जड़ों में। तो जितनी ज्यादा जड़ें होंगी और जितना लंबे दूर तक जड़ें जाएंगी, उतना ज्यादा भोजन अपटेक करेंगे। तो माइकोराइजा बहुत जरूरी है। राम राम जी, आओ साहब बैठो। तो माइकोराइजा जो है ये काम करता है आपका। भैया जैसे गेहूं की अब बैठो साहब, तो डीएपी न डाल के ये जो आता है एनपीके 12, आप तो वहां से ना भाई साहब, कल आए थे आप? अच्छा, पहली बार ही मुलाकात हो रही है और मैं बिजनौर जा रहा था। अच्छा। और यहाँ आने की इच्छा थी, जी। तो मैंने कहा पूछते जो है
मुलाकात करते बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए बैठिए। नहीं अरे कंफर्टेबल कोई नहीं, आप बैठो। इसको ऐसे कर लो बीच में, जी 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 हाँ इस तरीके से, तो ये कंफर्टेबल हो जाएगा। जी हाँ भैया, मैं ये पूछ रहा था जैसे अब गेहूं अगर बोए जाए तो डीएपी ना लेके ये जो एनपीके आता है 12-32-16, इससे भी मैं बेटर गेहूं है? की एक आपको रेसिपी बता देता हूँ, जी, मोटी जी। मोटी एक वीडियो मांग भी रहे हैं लोग मुझसे ना, रोज फोन आ रहे हैं कि भैया गेहूं पे डीपली वीडियो बता दो।